हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर की लेक्चर नंबर 2 होगी। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कवरी एंड द सेल के बारे में पढ़ा था, आज हम कोशिश करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल और न्यूक्लियस तक कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आप सब चाहें तो हमारे साथ साथ ही इसका नोट्स बना सकते हैं, वरना इस नोट्स की जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड करा देंगे, जिसकी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। लेकिन हमेशा सारे सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर प्लांट सेल, या फिर आपको बात करें फंगी की और बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया की ठीक है, बैक्टीरिया की। तो इसमें जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, मेम्ब्रेन जो होता है वो इनर टू सेल वॉल होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इनर टू सेल वॉल होता है, इनर टू सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे अगर हम इसकी फंक्शन को देखें तो ये सेपरेट करता है, इट सेपरेट द सेल कंटेंट, मतलब सेल के कंटेंट को, ठीक है, टू कंटेंट्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है सेल सेल की। ठीक है, लेकिन सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आउटर से कवरिंग नहीं होती है। जैसे प्लांट सेल ले लें या फंगी ले लें या बैक्टीरिया ले लें, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो होता है इनर टू सेल वॉल प्रेजेंट होता है, मतलब सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होगा। इसमें सेल वॉल जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है। ये सेपरेट करता है सेल कंटेंट को। जैसे अगर जिसमें ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, उसमें ये क्या करता है, सेपरेट करता है सेल के अंदर जितने भी कंटेंट पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इन सब को जो है, और साइटोप्लाज्म को, इन सबको सेपरेट करता है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। अब जैसा हम बताएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किसका होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। अगर हम इसमें बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाई लेयर होती है, मतलब लिपिड की 2 लेयर होती है। अगर हम जैसे इसको मान लीजिए लिपिड कहते हैं, ठीक है, इसमें जो ये होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक इसको कहते हैं हेड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक है, फोबिक टेल होता है। जैसे अगर हम आपको बताएं हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, मतलब ये वाटर के साथ रहेगा। ठीक है,
लविंग, और ये जो होता है वाटर हीटिंग होता है, वाटर हीटिंग होता है, मतलब ये वाटर को रिपेल करेगा। ठीक है, वाटर को रिपेल करता है। ठीक है, अगर इनकी जो अरेंजमेंट है, अगर हम इन्हें दिखाएं, तो जैसे कि अगर लिपिड में एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक हेड होगा, मतलब ये वाटर को रिपेल नहीं करेगा। और इसमें हाइड्रोफोबिक जो होता है वो टेल होता है, मतलब ये वाटर को रिपेल करेगा। तो अगर इनकी जो अरेंजमेंट की गई है हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार की गई है, जैसे एक लिपिड का इस मतलब इस तरीके से लेयर होगा। ठीक है, और एक लिपिड का कुछ इस तरीके से लेयर होगा। ठीक है। हम्म। ठीक, जैसे एक लिपिड का हेड यहाँ पे, ठीक है, फिर टेल यहाँ पे, फिर एक लिपिड का हेड यहाँ पे और टेल यहाँ पे। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। ठीक, जैसे मैं आपको दिखाऊं लिपिड की मेम्ब्रेन कैसे होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली लिपिड की दो लेयर अरेंज होती है। लिपिड की दो लेयर कैसे अरेंज होती हैं इसमें, ये लिपिड का हेड हुआ जो वाटर लविंग है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट करता है। और ये हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग टेल होता है, जो कि दूसरे टेल से इंटरेक्ट करेगा। ये सिंपल सी अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये नॉन पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, पोलर होता है, और ये क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ इस प्रकार ये अरेंज होते हैं, मतलब ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं, कुछ इस प्रकार से अरेंज होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लिपिड की बाई लेयर कुछ इस प्रकार से अरेंज होती है, कुछ इस प्रकार से अरेंज होती है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के हमारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन जैसे एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन जो कि बाहर होंगे। ठीक है, और एक होते हैं हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है जो कि यहाँ धसा होता है। इतना आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एक होता है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन जो कि मान लीजिए ऐसे होता है, और एक होता है चैनल के शेप के आकार का प्रोटीन जो कि पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़ा होता है। तो ये कुछ तीन प्रकार के जो हमारे क्या हैं प्रोटीन हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है हमारा, आपको इतना जानना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बना होता है प्रोटीन और एक लिपिड की और प्रोटीन की बनी होती है। कि अगर आपके मन में अगर ऐसा शंका है कि लिपिड की कैसी होगी, तो इसमें लिपिड की दो लेयर होती है। बाई लेयर का मतलब होता है दो लेयर, मतलब ये भी एक लिपिड की लेयर है और ये भी एक लिपिड की लेयर है, दोनों लिपिड की लेयर है। लिपिड के जो हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये पोलर होगा, वाटर लविंग होगा। और लिपिड का जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होता है, इसीलिए ये इंटरेक्ट नहीं करता वाटर के साथ। इसमें जो होता है हाइड्रोफोबिक हेड को हम वाटर से इंटरेक्ट कराने के लिए लिपिड की जो ऐसी लेयर है ये बाई लेयर में रखी गई है। ठीक है, अब जैसा अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन allows entry of entry and exit exit of some material, ठीक है, exit of some material that is in or out
टू सेल, मतलब इन और आउट टू सेल। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, देयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड as to permeable membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जैसे अलाउ करता है कुछ मतलब सब मटेरियल की एंट्री या एग्जिट सेल के अंदर और सेल के बाहर, इसीलिए सबकी नहीं करता, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव मतलब सेलेक्ट करता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनमें जो मूवमेंट होता है वो कैसे होगा, मतलब कैसे एंट्री और एग्जिट होती है सेल की। ठीक है, हाउ डज मूवमेंट ऑफ substance take place into cell cell and out of the cell, मतलब into cell and out of cell, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे मूवमेंट पॉसिबल है सब्सटेंस का। तो इसका अगर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर दें तो सूटेबल नहीं रहेगा, हम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो इसमें ये कहता है कि हमारे पास तीन तरीके हैं। ठीक है, देयर आर ठीक है, देयर आर थ्री वे टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास क्या है, तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, डिफ्यूजन है। ठीक है, डिफ्यूजन होता है। दूसरा तरीका है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा तरीका है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दें तो डिफ्यूजन जो होता है हमें केवल इसके बारे में पढ़ना है, इसमें मतलब आपके सिलेबस में केवल यही है और इसके बारे में लिटिल बिट है। ठीक है, लिटिल बिट है। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को बोलें विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन होती हैं उनकी मदद से होता है। ठीक है, अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बोलूँ तो ये हेल्प ऑफ प्रोटीन प्रोटीन प्लस एनर्जी, जिसे हम एटीपी कहते हैं। ठीक है, इनकी मदद से होता हुआ, और इसमें जो होता है सिंपली जो होता है ये होता है एलोंग, मतलब ये सीधे कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है, एलोंग कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है। ठीक, अगर मैं बात विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन चैनल एंड एनर्जी एटीपी, सब एटीपी के कारण होता है ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर इसमें मैं बात करूं डिफ्यूज़न के लिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, डिफ्यूज़न है। इट इज़ अ प्रोसेस by which substance move from
हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके दौरान जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब अगर दो कंसंट्रेशन है, एक बॉटल में अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लेते हैं, दूसरे बॉटल में अगर हम लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है जिस तरफ है वहां से वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन के ऊपर, जब तक इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में ना अटैच हो जाए, मतलब दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो बराबर ना हो जाए। तो ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स मूवमेंट ऑफ द गैसेस एंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ gaseous and water transport in and out to cell। ठीक है, ये जैसे मदद करता है मूवमेंट ऑफ गैसियस। गैसियस में अगर हम बात कर लें, जैसे CO2 हो गया और O2 हो गया, इनकी मूवमेंट को, और वाटर के ट्रांसपोर्ट को मदद करता है सेल के अंदर और सेल को बाहर में। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बताऊँ तो गैसियस ट्रांसपोर्ट में किसकी मदद करता है, CO2 और O2 की। तो अगर मैं बात करूँ CO2 कैसे मूव करता है, तो जैसे CO2 रिमूव होता है, ठीक है, CO2 इज रिमूव फ्रॉम सेल, ठीक है, फ्रॉम सेल थ्रू डिफ्यूजन। अब ये रिमूव कैसे होता है, जो कि CO2 क्या होता है, CO2 इज सेलुलर वेस्ट होता है, मतलब सेलुलर मतलब सेल का वेस्ट होता है, ठीक है, सेलुलर वेस्ट, एंड हेंस इट इज रिमूव्ड, इट एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है, तो इनको बाहर निकाला जाता है। तो CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जो होता है इन सेल इज हाई होता है, इज हाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि CO2 कंसंट्रेशन जो होता है इज हाई, हायर इन सेल रीजन, सेल रीजन एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो CO2 move out move out from cell to external environment। जैसे अगर हम बात करें, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके दौरान सेल का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर। ठीक है, अगर हम बताएं गैसियस सब्सटेंस बेसिकली जो दो हैं वो हमारे CO2 हैं और O2 हैं, ठीक है, और वाटर तो वाटर ही है। ठीक है, अगर हम बताएं CO2 जो है, CO2 को रिमूव किया जाता है सेल सेल से थ्रू डिफ्यूजन। से CO2 जो होता है वो सेलुलर वेस्ट होता है, तो जैसे वेस्ट है तो इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ता जाएगा, तो उनको उसको हम एक्सक्रीट आउट करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव करने के लिए पहले अगर देखें तो ये डिफ्यूजन की मदद लेता है। अब डिफ्यूजन कैसे होगा, जैसे CO2 का जो है कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ता जाएगा, तो CO2 का जो कंसंट्रेशन होता है हाइयर होता है देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सेल के अंदर। सो ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस वो मूव आउट फ्रॉम सेल टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
तो उसी प्रकार अगर हम O2 की बात करें, तो जैसे O2 मतलब ऑक्सीजन हो गया। जैसा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है रिक्वायर होता है, रिक्वायर बाय सेल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लिए रिक्वायर होता है। अगर हम देखें तो CO2 इज मूव इन, ठीक है, मूव इनसाइड सेल, इनसाइड सेल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मदद से CO2 अरे O2 भी सेल के अंदर आता है। एज O2 इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी, एनर्जी एंड इट्स कंसंट्रेशन, concentration is low in cell to external एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एस O2 रिक्वायर फॉर एनर्जी के लिए होगा, तो वो हमेशा सेल के अंदर धीरे धीरे कम होगा, जिसके कारण उसकी कंसंट्रेशन जो होगी सेल के अंदर लो होगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपेयर में। सो इसमें जो होता है O2 मूव इनसाइड, O2 मूव इनसाइड, ठीक है, O2 मूव इनसाइड सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से O2 मूव कर जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि वो तो कंसंट्रेशन जो होता है O2 का वो बाहर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेल। हैंस इसमें अगर हम कहें, हैंस, हैंस, ठीक है, हैंस CO2, इसमें से ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CO2 एंड O2 जो है एंड H2O, ठीक है, H2O इज मूव इन एंड आउट, ठीक है, इन एंड आउट टू सेल बाय डिफ्यूजन। किसकी मदद से? डिफ्यूजन की मदद से। डिफ्यूजन की मदद से मतलब CO2 और O2 और वाटर मूव करते हैं सेल के अंदर और बाहर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज। अगर जैसे हम आपको एक और टॉपिक के बारे में बताएं तो वो टॉपिक कौन सी है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ये भी डिफ्यूजन है, बस एक अलग टॉपिक को हम ऑस्मोसिस का नाम दे देते हैं डिफ्यूजन के। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर थ्रू, थ्रू, इसको अगर हम चाहें तो SPM कह सकते हैं, और सेलेक्टिव, 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 ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू SPM या फिर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू, ड्यू टू इट्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डिफरेंस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब इसमें यही है, डिफ्यूजन ही है, ठीक है, लेकिन डिफ्यूजन मतलब इसमें वाटर का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन और इसमें मूवमेंट जो हो रहा है अक्रॉस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन में मूवमेंट होगा कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण वाटर का, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कह देते हैं। हैंस ऑस्मोसिस जो है, इसीलिए हैंस ऑस्मोसिस इज
स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजिंग, मतलब ऑस्मोसिस जो है एक स्पेशल प्रकार का डिफ्यूजन है। ठीक है, इसमें वाटर मूव करता है। अगर हम वाटर के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, वाटर के अकॉर्डिंग बात करें तो वाटर मूव करेगा, मूव फ्रॉम फ्रॉम इट्स हाई हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, अगर हम बात करें यही अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट की बात करें, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट की बात करें, ठीक है, और अगर हम अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट की बात करें तो वाटर मूव करता है, वाटर मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट। अगर हम आपको बताएं लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से आप क्या समझते हैं? लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ये मतलब होता है जैसे सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन जो है हमारा दो चीज़ों से बना है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा जो होता है सॉल्वेंट होता है। अगर हम बात करें सॉल्वेंट को वाटर ले ले और सॉल्यूट समथिंग कुछ होगा, मतलब एनीथिंग हो सकता है। तो अगर हम लो कंसंट्रेशन देखें, अगर इसका कंसंट्रेशन लो होगा तो जो है वाटर का कंसंट्रेशन जो होगा वो हाई होगा। तो इसमें सिंपली लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट को हम इक्वल करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है हाई होगा तो इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा। तो इसमें सिंपली जैसे अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्यूट होता है और एक दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट को हम बेसिकली सेल में वाटर लेते हैं और सॉल्यूट के में कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर लो होगा तो वाटर का कंसंट्रेशन जो होगा हाई होगा। तो इसका मतलब मूवमेंट जो होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन, सॉरी, फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगा। मतलब अब इसमें कहने का मतलब ये है अगर सॉल्यूट लो होगा तो वाटर हाई होगा, अगर सॉल्यूट जो है हाई होगा तो इसमें जो है वाटर जो होगा वो लो होगा। तो इसमें वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा। अगर जैसे इसमें बात बताया आपको लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का मतलब है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट को हम सीधे सीधे कह सकते हैं इक्वल टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो अगर इस प्रकार से अगर हम बात करें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के बारे में, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को अगर हम चाहें, सॉल्यूट को हम ये भी कह सकते हैं दैट इज लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इसका मतलब सही सही बात है कि जो सॉल्यूट के अगर अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन हम बात करें तो वाटर की मूवमेंट जो होगी वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ होगी। ठीक है, सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट की तरफ होगी। ठीक है, क्या आपकी एनसी अब जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम इफ, ठीक है, मतलब इसमें एनसीईआरटी आपकी पूछती है व्हाट हैपेंस, मतलब क्या होगा, ठीक है, हैपेंस इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को सॉल्यूशन में रखें, किसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ शुगर ले लें या फिर साल्ट ले लें। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट ले लें। ठीक है, किसके अंदर, वाटर के अंदर ले लें। तो जो सॉल्यूशन होगा वो वाटर प्लस किसका होगा, सॉल्ट का होगा। तो अगर हम आपकी एनसीईआरटी कहती है क्या होगा अगर हम किसी प्लांट सेल या फिर किसी एनिमल सेल को
किसी भी सॉल्यूशन में रखिए, जो सॉल्यूशन बना होगा शुगर प्लस वाटर का या साल्ट प्लस वाटर का होगा। तो इसमें सिंपल है, जो सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा वो होगा शुगर प्लस वाटर होगा, शुगर प्लस वाटर होगा, या फिर सॉल्ट प्लस वाटर होगा। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली आपको ऊपर जैसे समझाए थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, तो ये जो हमारा होगा शुगर एंड सॉल्ट जो होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा, और जो वाटर होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो अगर हम जैसे देखें, तो अगर हम मतलब अगर हम देखें इफ सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक हो जाए, तो जैसे अगर हम बताएं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में बेसिकली होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेल की, मतलब एक्सटर्नल जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेल से। तो अगर जैसे सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, तो इसका मतलब जो होगा कि सॉल्यूशन के पास, सॉल्यूशन हैज़ हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और या फिर हम बात करें लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट में वही सॉल ओ या तो शुगर होगा या सॉल्ट होगा। देन द सेल, मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं, देन द सेल से। ठीक है, सेल साइटोप्लाज्म से। जैसे अगर कह रहा है कि अगर हम सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक लें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है कि सॉल्यूशन में जो होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा या फिर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा एज कंपेयर टू सेल साइटोप्लाज्म में। तब क्या होगा, अगर हम देखें इस केस में क्या होगा, जैसे सेल जो है, सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कम है, लेकिन जो बाहर वार्ड इन्वायरमेंट में है, वाट इन्वायरमेंट में जो है सॉल्यूट की मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो कम है और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें जो है वाटर जो होगी, वाटर इंटर करेगी। ठीक है, इंटर्स इनसाइड द सेल एंड सेल इज लाइकली स्वेल अप। तो इसमें जो है जैसे अगर हम बात करें वाटर की कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल, तो वाटर जो है वो मूव करेगा इनसाइड सेल, और सब सेल के अंदर वाटर ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो सेल जो होगा वो फूल जाएगा, मतलब सेल अप कर जाएगा। ठीक है, ये पहली केस हो गई। अब अगर हम दूसरी केस की बात करें, तो दूसरे केस में अगर हम देखते हैं, तो जैसे दूसरे केस में इफ सॉल्यूशन क्या हो जाए हमारा, सॉल्यूशन जो हो जाए वो आइसोटोनिक हो जाए। ठीक है, आइसोटोनिक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन दोनों तरफ, मतलब सॉल्यूशन में और साइटोप्लाज्म दोनों में बराबर हो जाए। तो अगर सॉल्यूशन, जैसे अगर हम देखें सॉल्यूशन हैज़, ठीक है, हैज़ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट एज कंपेयर टू सेल, then this this solution is called as isotonic। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देन देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, देन देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। ठीक है, वाटर एंड सॉल्यूट के क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है,
जैसे अगर कह रहा है दूसरे केस में अगर हम सेल को आइसोटोनिक लेते हैं, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो है एग्जैक्टली कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो सेम होगा सेल से। अगर दोनों में कंसंट्रेशन सेम हो जाए वाटर और सॉल्यूट का, तब इसमें कोई नेट मूवमेंट नहीं होता है। सो देयर विल बी नेट नो नेट मूवमेंट। तो वाटर और सॉल्यूट का अगर कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो कोई चेंजेस अकर नहीं होंगे। अब यही हम तीसरे केस की बात कर ले, तो तीसरे केस में कह रहा है कि इफ सॉल्यूशन अगर हमारा क्या हो जाए, हाइपरटोनिक हो जाए, ठीक है, हाइपरटोनिक हो जाए, ठीक, अगर हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाए, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो सिंपली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर की जो सॉल्यूशन में होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा एज कंपेयर टू द सेल साइटोप्लाज्म। तो जैसा भी देखें हम, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सॉल्यूशन हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लो concentration of water and high concentration of solute, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, देन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर टू सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के कंपेयर में जो होगा, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो होगा सॉल्यूशन में कम होगा और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, देन सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो वाटर होगा, वाटर इज मूव आउट ऑफ सेल, तो वाटर जो होगा वो सेल से बाहर आ जाएगा। तो इस केस में जो होगी वो सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक, सेल जो हो जाएगा वो श्रिंक हो जाएगा। सो जैसा तीसरा केस कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन जो है हाइपरटोनिक हो, मतलब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वाटर का वो कम होगा, सॉल्यूट का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेल साइटोप्लाज्म। अगर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन में कम हो जाए साइटोप्लाज्म के कंपेयर में, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर को क्रॉस, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर सेल के बाहर आ जाएगा। तो सेल क्या करेगा, वाटर को लूज कर देगा, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। सो वाटर अगर मूव आउट फ्रॉम द सेल, तो सेल क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक। अगर हम एक नोट पॉइंट के बारे में आपको बताएं, जैसे नोट नोट पॉइंट सिंपली जो है ये तीनों प्रोसेस में होता है, लेकिन ये बेसिकली जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जान देंगे तो अच्छा होगा। जैसे अगर हम बात करें ड्यूरिंग ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है, तीनों केसेस में ऑस्मोसिस ही हो रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है, ऑस्मोसिस, या फिर डिफ्यूजन की बात कर लें, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट नेट मूवमेंट जो होता है, नेट मूवमेंट जो होता है विल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्यूट, ठीक है। तो जो नेट मूवमेंट होगा वो डिसाइडेड बाय द वाटर या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे होगा। दैट इज, अगर हम देखें तो फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन से मूव करेगा, सो हमेशा मूव करेगा टू लो वाटर कंसंट्रेशन, और फ्रॉम
लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से मूव करेगा टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें जो है सीधे-सीधे कह रहा है ड्यूरिंग ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न। ठीक है, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस या डिफ्यूज़न जो है वाटर जो है वो क्रॉस करती है सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शन में। मतलब जो वाटर बाहर भी निकलेगा, अंदर भी जाएगा। लेकिन जो नेट मूवमेंट होगा वो हमेशा डिसाइडेड होगा कि किधर वाटर जो है ज़्यादा जाएगी। मतलब डिसाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट। मतलब वाटर एंड सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होगी उस पे डिपेंड करेगी। जैसा अगर हम बात करें, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जिधर है तो उधर से वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ। और अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है तो उधर से वाटर मूव करेगा हमेशा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ। तो इसका मतलब जनरली यही है। मतलब अगर हम देखें तीनों प्रोसेस में वाटर का मूवमेंट जो था वो दोनों डायरेक्शन में था, लेकिन जो नेट वाटर मूवमेंट था वो डिसाइडेड हमेशा हो रहा था ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट के कारण से। जो नेट मूवमेंट था वो इसके कारण से था। अगर हम नोट पॉइंट के आगे पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे दूसरा पॉइंट मान लीजिए इसको हम पहला पॉइंट के लेते हैं, तो ये दूसरा पॉइंट की अगर देखिए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे इन फ्रेश वाटर देख ले, वाटर गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अगर जैसे ऑस्मोसिस का एग्जांपल ही देख ले, तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो मतलब सादा पानी, जैसे ओशियन का पानी जो होता है वो सॉल्टी वाटर होता है या फिर उसको हम मेराइन वाटर कहते हैं। फ्रेश वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर मतलब जैसे पॉन्ड का वाटर हो गया, रिवर का वाटर हो गया, जैसे गंगा वाटर जो है वो भी फ्रेश वाटर में आता है। तो अगर फ्रेश वाटर में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो वाटर का गेन होता है वो हमेशा ऑस्मोसिस से होता है। ठीक है, अगर हम तीसरे पॉइंट के बारे में देखें तो प्लांट्स सेल एब्जॉर्ब द वाटर बाय द प्लांट रूट एंड बाय ऑस्मोसिस। तो इसमें जैसे प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल एब्जॉर्ब करता है वाटर को बाय प्लांट रूट बाय ऑस्मोसिस। ये सिंपली देखिए तो प्लांट सेल जो है एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को विद द हेल्प ऑफ अपने रूट की मदद से, लेकिन रूट में भी जो होता है मेनली प्रोसेस ऑस्मोसिस होता है। और अगर हम देखें इन दोनों को तो ये दोनों किसके हैं, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस हैं। अगर जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है हमारा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है इस मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, कैसा होता है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, मतलब मुड़ सकता है। क्योंकि ये बना होता है किससे, अभी आपको हमने पहले ही बताया, मेड अप ऑफ मतलब मेन जो होता है इसमें लिपिड ही होती है, प्रोटीन तो मूवमेंट के लिए होता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्या लिखा हूँ मैं, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, ठीक, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करूँ, स्ट्रक्चर इसका हमेशा विजिबल होता है, विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वो बना होता है प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। और स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर जो है विजिबल होता है ओनली ड्यूरिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी पे एक प्रोसेस की बात करें, जैसे जो होता है द फ्लेक्सिबिलिटी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, also enables to cell to engulf food and engulf the food and other material, ठीक है, from outside तो इस प्रोसेस को हम देन दिस प्रोसेस is called as endocytosis, ठीक है, ये किस में होता है, आकर्षित अमीबा में। अमीबा के पास जो होता है सूडोपोडिया होता है, जिसको हम फॉल्स फीट कहते हैं। फॉल्स फीट कहते हैं और ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होता है, जो कि फॉल्स फीट कहते हैं उसको हम, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। अगर हम इसी में एक्सोसाइटोसिस की बात कर लें, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ सम मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो इसमें सिंपली रिमूवल को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमेशा इनेबल करती है सेल को किसी मतलब सेल को इंगल्फ करने में फूड को या फिर अदर मटेरियल्स को, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड से इस प्रोसेस के अंदर में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि अमीबा के अंदर होता है। अमीबा में जैसे प्लाज्मा में, अमीबा क्या है, सिंगल सेल है, तो अमीबा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अगर किसी भी फूड मटेरियल को वो खाना चाहता है, मतलब सीधे खाना चाहेगा। इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है खाना, सीधे सीधे, इनगल्फिंग मतलब खाना। तो जैसे इसको अगर खाना होगा तो अमीबा जो होता है वो फ्रेश वाटर में होगा, तो अगर ये किसी को खाना चाहेगा तो ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा-सा आगे बढ़ाएगा, ठीक है? जिससे कारण वो सूडोपोडिया की तरफ दिखेगा, मतलब उसको हम फास्ट फीट मतलब झूठा पैर कह सकते हैं। तो वो उसके बाद उसको इंगल्फ करेगा, अपने अंदर लेगा, वैक्यूल्स के अंदर, फिर उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर उसी चीज़ को वो उसी तरीके से बाहर फेंक देगा। उस बाहर फेंकने के प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम इसको आपको डायग्राम की मदद से दिखाना चाहें, तो सिंपली मान लीजिए ये हमारा अमीबा हो गया। मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? अमीबा है, अमीबा है, ठीक है? अब यहाँ पर ये फ्रेश वाटर में है और इसको ये क्या दिख रहा है? फूड दिख रहा है। ये ये क्या है? जैसे ये फूड है, ठीक है? ये जो है, ये सीधे-सीधे फूड है। अब अगर ये इसको खाना चाहेगा तो ये कैसे एक्ट करेगा? आप इसको देखिए, ठीक है? जैसे ये हमारा अमीबा हुआ, ठीक? अब ये यहाँ से अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ इस तरीके से बढ़ाएगा, ठीक? कुछ इस तरीके से ये बढ़ाएगा और ये रहा फूड, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? ठीक, ये हमारा फूड है। अब देखिए अगर ये इसको इनगल्फ करेगा, ठीक है? ठीक?
अब अगर ये इसको इंगल्फ करता है तो मान लीजिए हमारा फूड है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसके अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इंडोसाइटोसिस। ये कौन सा प्रोसेस है? इंडोसाइटोसिस। उसी प्रकार अगर हम एक्सोसाइटोसिस का अगर देखें, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस का अगर हम मतलब डायग्राम से अगर आपको समझाएं तो इसका सेम प्रोसेस है। मान लीजिए अमीबा ने फूड को खाया, ठीक है, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा ने फूड को जैसे खा लिया, तो जैसे अमीबा ने फूड को खाया और ये लाइसोजाइम की मदद से तोड़ा, ठीक। अब अगर ये फूड को यहाँ से यहाँ लेके आएगा, ठीक, यहाँ से फूड यहाँ आएगा पहले, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये कुछ प्रकार से आपको दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पहले फूड यहाँ आया था, अब ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब फूड इसमें आपको यहाँ दिखेगा, ठीक। अब ये यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, देखिए, ठीक है। अब ये जो फूड मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, डाइजेस्ट फूड मटेरियल, ठीक। ये जो है डाइजेस्ट फूड मटेरियल है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, या फिर इसको हम कह ले वेस्ट प्रोडक्ट है इसका अमीबा का, ठीक है, वेस्ट है। अब ये बाहर गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही। तो आज हमने एक ही टॉपिक कवर कर पाई, जो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब हम अगले लेक्चर में सेल वॉल, न्यूक्लियस और आगे के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।